हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ इज लोकेश मीना। हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के 2016 तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। और एसएससी जेई के 2016 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो सबसे पहले जिसने वो नहीं देखा है तो वो भी वॉच कर ले, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ, आपको किसी भी एग्जाम में, एसएससी जेई का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का जेई का एग्जाम हो या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें आपको यही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलने वाला है। 70% यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। आप बस इतना करके चले जाओ, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया है और आपके क्वेश्चन वहां पे क्या है। बस इसी का एनालिसिस करना है और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज कैपेसिटी रन इंडक्शन मोटर इज रिवर्स, ठीक है। सिंगल फेज कैपेसिटी रन इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये सिंगल फेज है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऐसे इसके पास भी होता है, ये मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये एक्स ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ओके। यहाँ पे आपका रोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ से आप सप्लाई देते हो वोल्टेज, या इसको आपके आप वाइंडिंग बोलते हो, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, कोई सी वाइंडिंग बोल सकते, दो नाम इसके। और इसको कौन सी वाइंडिंग बोलते हो? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। जब आपकी जो रोटर होता है, जो आपका रोटर होता है, ये एक स्पीड अचीव कर लेता है, एक मैक्सिमम स्पीड आपकी अचीव कर लेता है, उसके बाद आपका ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपकी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाती है। तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है क्या काम आती है? आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करते हो, बट ऑटोमेटिकली जब एक मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगी आपकी रोटर, तो उसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाती है। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज कैपेसिटी रन इंडक्शन मोटर इज रिवर्स बाय, आप कैसे रिवर्स कर सकते हो? तो इसको रिवर्स करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आपके जो ये आर्मेचर वाइंड, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर इसके टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, तो आपका जो रोटर का स्पीड होगा वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो आप इस तरीके से रोटर की स्पीड भी रिवर्स कर सकते हो। पहले रोटर आपका ऐसे घूम रहा था, तो अब ऐसे घूमने लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंटरचेंज द टर्मिनल ऑफ एसी सप्लाई, इंटरचेंज द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर, ये भी नहीं होगा। इंटरचेंज द टर्मिनल ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन हो गया 41। तो अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो। An 8-pole single phase induction motor is running at 690 rpm। सबसे पहले जो गिवन डाटा है लिखते जाओ। पोल कितना है? 8, ठीक है। आपकी रोटर स्पीड कितनी है? 690, ओके। व्हाट इज द स्लिप विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या बताना है? आपको एक तो फॉरवर्ड स्लिप बताना है, एक बैकवर्ड स्लिप बताना है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लिप आपकी क्या होती है? NS माइनस NR डिवाइडेड बाई N ऑफ S। बैकवर्ड स्लिप आपकी क्या होती है? 2 माइनस N ऑफ 2 माइनस S, ओके। और ये भी कैसे आता है? क्योंकि आपकी रोटेशन स्पीड अपोजिट हो जाती है ना, तो NS आपकी रोटर स्पीड अपोजिट हो जाती है, तो NS प्लस NR डिवाइडेड बाई NS आप ये करते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद आप यहाँ से कट कर देते हो, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 प्लस NR बाई N ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना कि यहाँ से आप जब निकालते हो तो 1 माइनस NR बाई N ऑफ S इक्वल्स टू क्या होता है? S फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास NR बाई N ऑफ S का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 माइनस S फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हो 1 माइनस S फॉरवर्ड, तो मतलब आपके पास 2 माइनस S फॉरवर्ड, ये आ जाता है आपका बैकवर्ड स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आप बैकवर्ड स्लिप एंड फॉरवर्ड स्लिप आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपके पास सिंक्रोनस स्पीड पता होना चाहिए, आपको रोटर स्पीड पता है। तो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 120 F
एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो आप क्या मानते हो, इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओके, डिवाइडेड बाय पी, 120 एफ डिवाइड बाय पी, पी कितना है आपके पास 8, ठीक है, इससे कट कर लो आप 230, ओके 15, यही होगा। तो आप यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करो इसको, तो 250 एंड यहाँ पे 75, 750, ओके, तो आपके पास हो गया 750 सिंक्रोनस स्पीड, और रोटर स्पीड आपका कितना है 690, तो आपके पास स्लिप क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिप क्या हो जाएगा, NS, NS माइनस NR डिवाइड बाय NS, तो आपके पास सिंक्रोनस स्पीड कितना है 750 माइनस 690 डिवाइड बाय 750, ओके, तो S फॉरवर्ड इक्वल्स टू कितना हो गया, 750 माइनस 690, मतलब आपके पास कितना हो गया 60, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 750, ये हो गया आपके पास 6 डिवाइड बाय 750, तो इसको कट कर दो आप, 3 से कट करोगे तो 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 25, ये तो आ गया आपके पास फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है, तो मतलब 2 डिवाइड बाय 25 कितना होता है 0.08, तो ये आ गया आपके पास फॉरवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप क्या है आपके पास 2 माइनस एस फॉरवर्ड स्लिप, ओके, तो 2 माइनस 0.08 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1.92, ओके, तो ऑप्शन हो गया, ये तो हो गया फॉरवर्ड स्लिप, ये हो गया आपके पास बैकवर्ड स्लिप, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ये 42 क्वेश्चन, ये भी आपके पास स्टेट जेई लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी अच्छे से करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन इज यूजुअली, तो आपको पता है कि जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है वो लेगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, याद रखना लेगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। लेगिंग पावर फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.8 टू 0.85 लेगिंग, ठीक है, याद रखना। जबकि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो लेगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है, बट आपकी इंडक्शन मशीन आपकी लेगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, ये याद रखना। तो किस पे वर्क करती है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, लेगिंग पावर फैक्टर, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, तो आपको याद रखना है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, बट जो सिंगल फेज होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, क्या होता है 0। 0 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जो सिंगल फेज होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड करके। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड नहीं करोगे तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं बन पाएगा, फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है जब वो एक मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेती है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जबकि आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्टेड होती है, ये याद रख लेना, सेल्फ स्टार्टेड होती है, ओके। तो यहाँ पे द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होगा 0, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई स्पीड नहीं होता है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में वो कोई टॉर्क, कोई स्पीड नहीं है उसकी, ठीक है। जबकि अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो मतलब वो फुल रोटेशन कर रही है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, वो होता है स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 45, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लीप मैकेनिकल पावर, द मैकेनिकल पावर डेवलप इन टर्म ऑफ एयर गैप पावर इज, सिंपल है। आप पिछले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया होगा, एक क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि इसने 500 रन बनाया और इसने पाकिस्तान जो भी जीता था उसके बारे में आपको पता होगा। तो एक तो था रोटर इनपुट, ठीक है, एक था रोटर कॉपर लॉस, एक था मैकेनिकल डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं एयर गैप पावर, PGI भी बोलते हो, ठीक है। ये रोटर कॉपर लॉस, ये मैकेनिकल डेवलपमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है 1s 1 - s, यही तो रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि देखो रनिंग एट स्लीप मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ, तो आपको मैकेनिकली जो डेवलप पावर है इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर, इसके और इसके बीच में रिलेशन बताना है। तो मैकेनिकली डेवलपमेंट पावर डिवाइड बाय रोटर इनपुट, ठीक है, या PGI बोल दो, एक ही बात है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 - s स्लिप, 1 - s डिवाइड बाय 1, तो P मैकेनिकली डेवलपमेंट इक्वल्स टू 1 - s इंटू PGI, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C, ओके। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, इफ फुल लोड स्पीड ऑफ 6 फेज 50 हर्ट्ज, 6 फेज नहीं है 6 पोल, ओके, याद रखना।
इफ फुल लोड स्पीड ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज 950 आरपीएम। ओके, 950 आरपीएम क्या है? रोटर स्पीड 950 आरपीएम। ओके, व्हाट इज द हाफ लोड स्पीड? ठीक है, तो आपको हाफ लोड स्पीड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट कर लो। कितना हो जाएगा? 120 एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी 120 एफ डिवाइड बाई पी। पोल कितना है? 6। वो फेज नहीं है, पोल है। ठीक है, ये 20 तो मतलब कितना हो गया? 1000 आरपीएम। ओके, तो यहाँ से स्लिप निकालो आप, एनएस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। ठीक है, तो स्लिप आपके पास क्या हो जाएगा? एनएस कितना है आपके पास? 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो मतलब 50 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, कट करोगे तो मतलब 0.05 ये आपके पास स्लिप आ गया। ठीक है, ये तो था फुल लोड कंडीशन पे। ये जो सारी टर्म थी वो फुल लोड कंडीशन पे थी। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज इट्स हाफ लोड स्पीड नियरली इक्वल टू। ठीक है, तो वो फुल लोड पे आपका रोटर का स्पीड 950 है, तो हाफ लोड पे कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्लिप क्या हो जाएगी? ये तो फुल लोड स्लिप है, तो हाफ लोड पे क्या हो जाएगी? हाफ लोड पे स्लिप क्या हो जाएगी? हाफ लोड, तो हाफ हो जाएगी ना, फुल लोड डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाफ हो जाएगी तो 0.05 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.025 ये हो जाएगी आपके पास, हाफ हो जाएगी स्लिप। अब इस पे आप फाइंड आउट करोगे वहाँ की स्पीड। ठीक है, तो रोटर स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? एन एस इक्वल्स टू 1 माइनस एस, ये होता है। सिंक्रोनस स्पीड कितना है आपके पास? सिंक्रोनस स्पीड कितना है? तो 1000। ओके, 1000 1 माइनस स्लिप कितना है? 0.025 क्योंकि हाफ हो गया ना। तो अब देखो, अब यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? इसको माइनस करोगे 975 0.975 इंटू 1000। ओके, इससे कट हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 975 आरपीएम। ये रोटर स्पीड हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, समझ में आ गया होगा? अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा दोबारा। ठीक है, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच डज नॉट हैव सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसके पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। ठीक है, जो कैपेसिटर स्टार्ट होती है जिसके साथ, जैसे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है और स्विच तो होता ही है यहाँ पे। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो ये बोल रहा है कि किसके साथ नॉट सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये आपकी सप्लाई है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये मेन वाइंडिंग। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, और ये आपका रोटर। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच इनमें से किसके साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर स्टार्ट होगा तो कैपेसिटर के साथ भी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस स्प्लिट के साथ भी लगाना पड़ता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के साथ भी लगाना पड़ता है। बट जो आपकी परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर होती है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली कैपेसिटर लगाया जाता है। कोई भी यहाँ पे ये मेन वाइंडिंग, ठीक है, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जो ये आपका परमानेंट यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, CS स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ओके, जो ये भी याद रख लेना कि ये जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है ये आपके घरों में यूज की जाती है, हाउस होल्ड में। ठीक है, सीलिंग फैन के अंदर। और आपकी जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। ये चीज याद रखना, स्टार्टिंग में बहुत तेज से घूमती है। क्वेश्चन नंबर 48, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेट एट स्लीप एस। ठीक है, इफ टू सप्लाई लीड टू आर इंटरचेंज देन इट स्लीप एट द इंस्टेंट ऑफ। ठीक है, आपकी अगर सप्लाई चेंज कर दी जाए, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है आपकी। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। यहाँ पे ये वाइंडिंग 1 फेज 2 फेज 3 फेज, ए डैश, बी डैश, सी डैश, या ए बोल लो कैपिटल, बी बोल लो, सी बोलो। ये 3 फेज है आपकी इंडक्शन मोटर। अगर आपको सबसे पहले रोटेशन मान लो कि ए बी सी आपको कनेक्शन कर रखा है, सबसे पहले क्लॉकवाइज ये आपने कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, आपको इसका स्पीड रिवर्स कराना है। ठीक
ठीक है, स्पीड रिवर्स कराना है तो एनी दो जो भी फेज होते हैं, ठीक है, 2 फेज कोई से भी चेंज कर दो आप, तो इसका स्पीड ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। या तो ये दोनों कर दो, या ये दोनों कर दो, या ये दोनों कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आपके पास अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी बी बनेगा ना। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। याद रखना 2 फेज कोई से भी चेंज कर सकते हो, तो ऐसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आप स्पीड रिवर्स करते हो। और जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अभी बात की थी मैंने, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब आपकी स्पीड रिवर्स हो चुकी है, पहले आपकी क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है। तो अब आपका जो स्लिप होगा वो क्या होगा, बैकवर्ड में स्लिप क्या हो जाएगा, 2 - s फॉरवर्ड आएगा ना, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वोल्ट मीटर गिव 120 ऑसिलेशन पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, साइकिल पर सेकंड, यही होता है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे 120 ऑसिलेशन पर मिनट, तो मतलब 120 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, ओके, तभी सेकंड में आएगा। तो मतलब कितना हो गया आपके पास, 2 हर्ट्ज। अब ये जो 2 हर्ट्ज है कौन सी फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी या रोटर फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे देखो, वोल्ट मीटर गिव 120 ऑसिलेशन पर मिनट व्हेन कनेक्टेड टू द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर, मतलब ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी है, ओके। द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, मतलब अब जो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी बताइए ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। द स्लिप ऑफ द मोटर, तो आपको स्लिप फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि आपका जो रोटर होता है ये आपका स्टेटर, ये स्टेटर है आपका, और ये आपका रोटर है। यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे जो रोटर और स्टेटर में फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है वो यही होता है ना, एफ रोटर इक्वल्स टू स्लिप एफ स्टेटर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये रोटर फ्रीक्वेंसी या स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप इक्वल्स टू रोटर फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास, 2 हर्ट्ज, और आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज, ओके। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 1/25, स्लिप कितना आ गया, 1/25। अब इसको 100% निकाल दो, इंटू 100%, तो कितना आ गया, 4%। आपका स्लिप कितना हो गया, 4%, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे डील करना है, इस तरीके से आपको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 50, इन द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडक्शन मोटर सो द फिगर गिवन बिलो स्टेबल रीजन। स्टेबल रीजन कौन सा होता है, टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो इस तरीके से आपने देखा होगा, स्पीड बोलो या यहाँ पे स्लिप बोलो एक ही बात है, और यहाँ पे टॉर्क देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये डायग्राम देखा होगा, ठीक है, और ये आपका ये लीनियर रीजन है, यहां से यहां तक ये आपका लीनियर रीजन है। तो इसके इस साइड वाला जो ऑप्शन होता है वो स्टेबल होता है, और इधर वाला क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। दिस इज फुल लोड कंडीशन, फुल लोड टॉर्क, ओके। अब ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क होता है, लोड टॉर्क इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, इसलिए ये सिस्टम इस रीजन में क्या होता है, स्टेबल होता है। बट यहाँ पे लोड टॉर्क नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इसलिए आपका सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब देखो ये रीजन आपको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें लीनियर रीजन कौन सा दिख रहा है, तो ये इधर वाला पार्ट था, ये तो पूरा अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये लीनियर यहां से यहां तक है, पूरा का पूरा ये लीनियर है, इसके बाद ये यहां से पैराबोलिक हो गया। तो लीनियर रीजन क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डी और ई आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल रीजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडक्शन मोटर एयर गैप पावर इज 10 किलोवाट, मतलब पीजीआई या रोटर इनपुट 10 किलोवाट, ओके। एंड मैकेनिकली डेवलपमेंट पावर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देखो रिलेशन कितनी, इस रिलेशन से कितनी बार जेई क्वेश्चन पूछता है, तो ये रिलेशन अच्छे से करके जाना है। 1s 1 - s, ये बता भी चुका हूं अच्छे से, 8 किलोवाट, ठीक है। व्हाट आर द रोटर ओमिक लॉस, ओमिक लॉस मतलब कॉपर लॉस, ठीक है। तो रिलेशन आपको भी पता है, पीजीआई
रोटर कॉपर लॉस एंड मैकेनिकली डेवलपमेंट 1s 1 - s। ओके, तो आपके पास GI दे रखा है एंड मैकेनिकली डेवलपमेंट पावर दे रखा है। पूछा क्या है आपसे? PRC। तो सबसे पहले इन दोनों से क्या निकाल दोगे आप? इन दोनों के रिलेशन से स्लिप निकाल दोगे। ओके, निकाल दो आप। P मैकेनिकली डेवलप बाई PGI इक्वल्स टू 1 - s। ओके, P मैकेनिकली डेवलपमेंट कितना है? 8 और GI कितना है? 10। तो मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? 8/10। ओके, 1 - s। तो मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे स्लीप इक्वल्स टू 1 - 0.8। ओके, तो मतलब आ गया आपके पास 0.2। ये क्या हो जाएगा? आपके पास स्लिप हो गया। ये स्लिप हो गया। तो अब यहाँ से आपसे पूछा क्या? ओमिक लॉस मतलब कॉपर लॉस। ठीक है, तो आप इन दोनों का रिलेशन ले सकते हो या इन दोनों का ले सकते हो, बट ये सिंपल पड़ेगा इसलिए आप ये ले लो। तो PGI बाई PRC क्या होता है रिलेशन? PGI डिवाइडेड PRC इक्वल्स टू 1/s। तो मतलब PRC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S इंटू PGI। ओके, स्लिप कितना है? 0.2 इंटू PGI कितना है? एयर गैप पावर 10 किलोवाट। ओके, 10 किलोवाट है। सॉल्व कर लो इसको। 2/10, 10 से 10 कट गया, मतलब 2 किलोवाट। ओके, 2 किलोवाट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डील करना आना चाहिए। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लेना इसको, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if the relative speed between the rotating flux of stator and rotor of the induction motor is 0, then उसके बाद क्या होगा? अब ये देखो कि आपके पास ये स्टेटर है, ये स्टेटर बॉडी है। ठीक है, ये आपकी रोटर बॉडी है। अब स्टेटर बॉडी एंड रोटर बॉडी के अंदर आपको क्या पता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो रोटर स्पीड से जो आपकी स्पीड होगी रोटर की उससे आपका रोटेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है कि स्टेटर का फ्लक्स जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि इंडक्शन जो मशीन होती है उसके अंदर सिंक्रोनस स्पीड नॉट इक्वल्स टू रोटर स्पीड। अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 है तो आपकी रोटर की स्पीड थोड़ी सी कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मतलब इसकी 1490 मान लो रोटर स्पीड, तभी तो नॉट इक्वल हुई, तभी तो आपका जो स्टेटर फ्लक्स होगा वो रोटर के कंडक्टर को काट पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों की दोनों स्पीड आपकी इक्वल हो गई तो वो इसके कंडक्टर को कैसे कट मार पाएगी? ठीक है, तो इसीलिए आप दोनों की स्पीड इक्वल नहीं रखते हो, दोनों की स्पीड आप अनइक्वल रखते हो। दोनों की स्पीड अनइक्वल होती है इंडक्शन मशीन के लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो स्टेटर फ्लक्स है मतलब स्टेटर स्पीड, ठीक है, और रोटर स्पीड दोनों को इक्वल कर दिया जाए। मतलब NS भी कितना कर दिया जाए? 1500 कर दिया जाए, और आपका रोटर भी क्या कर दिया जाए? 1500। अब जब दोनों का स्पीड 1500 है, अब ये एक दूसरे को जब भी देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, और रुके हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे एक कंडक्टर, इसका जो कंडक्टर है इसके फ्लक्स को कट नहीं मार पा रहा है, और कट नहीं मार रहा है तो वहाँ पे EMF इंड्यूज नहीं हो रहा है, और आपका EMF इंड्यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उसका स्पीड भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो वहाँ पे आपका रोटर मतलब आपको रुका हुआ दिखाई देगा ना। जब स्टेटर से आप देखोगे तो आपको ये रोटर क्या दिखेगा? रुका हुआ दिखाई देगा। तो आपका रोटर रोटेट ही नहीं होगा, इसलिए आप दोनों की स्पीड अनइक्वल रखते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द रोटर विल नॉट रन। ओके, 52 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 53, आफ्टर द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, ठीक है, द मोटर कंटिन्यू टू रन ओनली विद द। ओके, आपको पता है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ओके, ये आपका रोटर है। ये मेन वाइंडिंग बोलो या रनिंग वाइंडिंग बोलो। मैं आपसे बार बार बोल चुका हूं कि आप जब भी आपका जो रोटर है एक मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है उसके बाद आपका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। ठीक है, एक मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो इस रोटर के साथ जो वाइंडिंग कनेक्टेड होता है वो कौन सा वाइंडिंग होता है? वो मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग बोलो या रनिंग वाइंडिंग के साथ ही ये रोटर रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आफ्टर द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड, मतलब इसने मैक्सिमम स्पीड आपकी अचीव कर ली
लिए, उसके बाद आपका ये वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड होगी, मतलब आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो चुका है। फ्रॉम द सर्किट द मोटर कंटिन्यू टू रन ओनली विद द, अब आपकी मोटर जो रन कर रही है वो किस वाइंडिंग के थ्रू रन कर रही है, मेन वाइंडिंग के थ्रू कर रही है ना, तो रनिंग वाइंडिंग बोलो या मेन वाइंडिंग, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये भी याद रखना हमेशा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा मेन वाइंडिंग के अंदर। ये चीजें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई इन 2 ऑफ द फेज इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है रिवर्सिंग द सप्लाई, अगर सप्लाई को रिवर्स कर दिया जाए इन 2 ऑफ द फेजेज इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हो आप, प्लगिंग बोलते हो ना। प्लगिंग में क्या करते हो आप, सप्लाई को रिवर्स कर देते हो ना, जैसे ये टर्मिनल होता है, ये आर्मेचर मान लो, नॉर्मली आर्मेचर मान रहा हूँ मैं, ठीक है। ये टर्मिनल है, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पे क्या करें, इस आर्मेचर टर्मिनल को आप उल्टा कर देते हो, डिस्कनेक्शन रिवर्स कर देते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले प्लस था और यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे प्लस ले आते हो, अब यहाँ पे माइनस लेके आ जाते हो, तो ये कंडीशन क्या होती है, प्लगिंग होती है ना। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई इन 2 ऑफ द फेजेज इज कॉल्ड एज, क्या हो जाए, उसे क्या बोलते हो, प्लगिंग बोलते हो, ओके। आर यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55, द फिनोमिना ऑफ क्राउलिंग इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर में बी ड्यू टू, क्राउलिंग जो होता है वो अंडर रनिंग कंडीशन के अंदर शो होता है, ठीक है। और जबकि क्राउलिंग जब आपकी मशीन रोटेट होती है रनिंग कंडीशन के अंदर, ठीक है, तब आपको शो होता है। ये क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि 5th एंड 7th हार्मोनिक जो स्पेस हार्मोनिक होता है उसके कारण ये प्रोड्यूस होता है। 7th जो हार्मोनिक होता है वो फॉरवर्ड रोटेशन फॉरवर्ड हार्मोनिक है, और जो 5th हार्मोनिक है वो बैकवर्ड हार्मोनिक को शो करता है, इट इज अ स्पेस हार्मोनिक, ठीक है। जो क्राउलिंग होती है वो इन दोनों हार्मोनिक के कारण ही होती है, ठीक है। लेकिन जो क्राउलिंग होती है उसको प्रोड्यूस इनमें से कौन सा हार्मोन करवाता है, वो करवाता है आपका 7th हार्मोनिक, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। 7th हार्मोनिक स्पेस हार्मोनिक इस क्राउलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये याद रखना, ठीक है। और कॉगिंग होती है वो आपकी स्टार्ट कंडीशन में प्रोड्यूस होती है, आपका रोटर टिथ एंड स्टार्ट टिथ आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, तो वो होती है कॉगिंग। ये है क्राउलिंग अंडर रनिंग कंडीशन। समझ में आ गया क्यों प्रोड्यूस होती है, हार्मोनिक के कारण। कौन सा जिम्मेदार होता है, 5th एंड 7th जिम्मेदार होते हैं, बट मैक्सिमम जिम्मेदार कौन सा होता है, 7th स्पेस हार्मोनिक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7th स्पेस हार्मोनिक, ओके। टाइम हार्मोनिक नहीं, ओनली स्पेस हार्मोनिक, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 56, द रोटर शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, ठीक है। जो रोटर का जो शाफ्ट होता है इंडक्शन मोटर के अंदर किसका बना होता है, वो कार्बन स्टील का बना होता है, याद रखना, कार्बन स्टील। तो ऑप्शन सी, ठीक है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो मैंने यहाँ पे आपके टोटल 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमने, और यहाँ पे अभी 2 पार्ट और आएंगे इंडक्शन मोटर के जेई लेवल तक के। तो ये आपको जेई में आपको बहुत ही फायदा करेंगे। एसएससी जेई और जितने भी स्टेट के जेई के लेवल है आपको 70% क्वेश्चन यही देखने को मिलने वाले इंडक्शन मशीन से, ओके। और भी लेके आने वाला हूँ। आप सबसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। आपको फ्यूचर में जो भी यहाँ से टेक्निकली रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी, और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाएगा। और टेलीग्राम चैनल अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके।